अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कैसे हैं आप सब लोग? हाल अच्छे हैं, लेकिन एक खबर एक ऐसी आई जिसने ज़रा तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि हम बड़े खुश थे, बड़े रिलैक्स थे, बड़े रिलीफ थे कि कोरोना केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है। कुछ जगहों पे लगना भी शुरू हो गया और एक्चुअली लगना शुरू हो गया है। मंगू पीर की एक यूसी है, गडाब का एक इलाका है जहां पर मंगू पीर की एक यूसी में 22 केसेस सामने आए, तो वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद और कराची का इलाका है क्लिफ्टन, इसके मुताबिक रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। सुबह जो रौनकें बहाल हुई थी ना, अब जरा टेंशन सी है कि कहीं अगर हम इसी तरह बेएहतियाती करते रहें तो अब्दुल्ला, वी नीड टू चेंज दिस टर्मिनोलॉजी आल्सो। ये रौनकों वाला पार्ट अभी हम उस तरफ पहुंचे नहीं थे जितनी जल्दी हमने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, और हम रेस्टोरेंट्स की हालत देखते या किसी और जगह किसी भी पब्लिक स्पेस की आप देख लें, बाजार देख लें, बट दैट हैड टू बी डन टू। आई गेस वो जब नंबर्स हमारे कम हुए थे तो ठीक है, खोलना भी था सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके। कल तक मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि द नंबर्स आर गोइंग डाउन और फिर भी एहतियात करें, एवरीथिंग इज ओके। बट आपको पता है कि दिस टेल्स यू, दिस शोज यू कि एक एक दिन में किस तरह चीजें बदलती हैं। सो टुडे इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड, इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। और साथ ही हम कहेंगे वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि ओ और ए लेवल्स के पर्चे दे रहे हैं। वी नो, एवरीबडी नोज के बड़ा मुश्किल साल गुजरा है, आप लोगों को सही से क्लासेस अटेंड करने का भी मौका नहीं मिला एज एन फिजिकली, फिर प्रैक्टिकल्स भी नहीं हो सके हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन आई एम होपिंग कि जो असेस करते हैं, जो असेस करते हैं आपके पेपर्स, जो चेक करते हैं, जो मार्क करते हैं, उनको भी तो पता ही है ना कि इट्स बीन अ वेरी टफ ईयर। सो आई थिंक उसमें भी थोड़ी सी रियायत हो जाएगी, लेकिन अपनी जो असेसमेंट हुई थी ना, जो उन्होंने खुद की थी बगैर पर्चे लिए, वो इतनी लेकिन अब्दुल्ला उसमें रिवर्सल हुआ था। फिर आपको पता है ना, इतना एहतजाज हुआ था, इतना बोला गया था कि बाकी चीज़ें जब पूरी दुनिया ही बदली हुई है इस साल, तो थोड़ा सा इसमें भी रियायत करो। तो फिर उसमें भी रिविजिट किया था, बट अपनी आप लोगों ने कोशिश पूरी रखनी है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सबके लिए तैयारी मुश्किल है, सबके लिए ये साल मुश्किल था। आई नो कि आप लोग फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। और चूंकि अब्दुल्ला मेरे हम नाम भी हैं और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है, तो मैं शुरू में ही उनको मेंशन करना चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू पर सेंचुरी की है। दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट इज सो बायस्ड जस्ट बिकॉज यू शेयर द सेम नेम। और भी बड़े लोग थे, तो और भी बड़े लोग हैं, तो उनकी हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। चलो, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कोरोना एंड गेट इट आउट ऑफ द वे, और उसके बाद हम क्रिकेट की भी बात कर लेंगे। तो जिस तरह कि हमने आपको पहले बताया है कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस में अचानक फिर इजाफा होने लगा है। कराची की सूरत हाल खास तौर पर ख़राब नज़र आ रही है और लॉकडाउन का खतरा फिर मंडलाने लगा है। वी डोंट वांट टू गो देयर अगेन। NCOC को बताया गया कि कराची में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता सिर्फ अगर 24 घंटों की बात कर लें तो 24 घंटों के दौरान 747 केसेस सामने आए हैं, और इनमें से 365 जो हैं वो सिर्फ कराची के हैं। देख लें ज़रा, आधे से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट हो गए। और इजलास में वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होना चाहिए, ये उन्होंने तजवीज़ दी है, और कराची के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज भी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, और क्या सूरत हाल है देखिए ज़रा। कुछ काबीना अरकान ने प्राइमरी स्कूल्स को ना खोलने के हवाले से अपनी गुजारिशात काबीना के सामने पेश की गई, और काबीना ने यूनानिमसली फैसला किया कि अगला एक हफ़्ता जो है हम फिगर्स को, नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, उसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। कराची में गडाब के इलाके मंगू पीर UC 8 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। यहाँ गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, सिर्फ राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाज़त होगी। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि हुकूमत कोरोना के मामले में तालीमी इदारों पर नज़र रखे हुए हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग रियली ग्रेट, और इसमें यकीन मानिए किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ हमारा ही है। अब जब हमने बिल्कुल मास्क पहनना छोड़ दिया है, ये हमने वैसे कर दिया। वी वर डूइंग रियली वेल बाय द वे, मतलब हम एक केस स्टडी बन गए थे पूरी दुनिया के लिए कि किस तरह हमने ये ट्रेंड जो है कोरोना का, हमने रिवर्स किया। बट नाउ वी आर गोइंग बैक। हमने एक दफ़ा किया है, हम दोबारा भी कर सकते हैं, तो लिहाजा डरने की बात नहीं है। अभी भी इफ़ वी टेक केयर ऑफ ऑल दोस SOPs तो ये रिवर्स हो जाएगा। हमें ज्वाइन किया वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको वजह क्या नज़र आ रही है। गनी साहब, अभी हम नंबर्स बता रहे हैं, कराची में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। टोटल केसेस अगर नए देखे जाएँ तो आधे से ज़्यादा तो कराची में ही है, तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है?
देखिए कोई ये खास वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम अब सारे कारोबार खोल लेंगे, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और लोग ये महसूस करना शुरू कर देंगे शायद कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इम्कानात होते हैं कि इस तरह की सूरत पैदा हो। और जो शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं उसमें भी कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं बाजारों में कहीं भी चले जाएं तो लोग बिल्कुल इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह कोरोना बिल्कुल था ही नहीं शहर के अंदर या मुल्क के अंदर। तो ये मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं और दूसरी वजह शायद मौसम की तब्दीली भी हो सकती है कि अगर गर्मी कम हो रही हो तो एक सबक शायद ये भी सकता है, लेकिन नातवी तौर पर सब कुछ नहीं सकता कह सकता। लेकिन केसेस ज़ाहिर है कि सिर्फ कराची में नहीं बढ़े, दुनिया के कई और ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ हालात बेहतर हो गए थे लेकिन वहाँ केसेस बढ़े। ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल ही नया फिनोमेना है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, सर्दियों में किस तरह से रिएक्ट करेगा वायरस ये भी सबको देखना है। रिसर्चर्स ही बेहतर बता सकते हैं। गनी साहब, खबरें ये हैं कि सिंध हुकूमत माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के साथ स्कूल्स वगैरह बंद करने और फिर मुकम्मल में भी लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर कर रही है, जो कि कोई नहीं चाहता कि लगे। अगर ऐसा किया गया तो क्या शहरी इस सिलसिले में तैयार रहें कुछ, ताकि थोड़ा सा हमारा माइंड तो मेकअप हुआ हो ना, एकदम से बिल्कुल ना धचका लगे। देखिए एक तो ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की टेक्नोलॉजी है ये काफी, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब अगर कहीं केसेस निकलते हैं तो बजाय इसके कि वो जो मुख्तलिफ गलियां या मोहल्ले सील करते थे उसके बजाय हम और थोड़ा सा कम एरिया पे चले जाएं और जो घर हैं उनको सील करने की कोशिश करें, और अगर वहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ हो तो उनको कहीं गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी पे शिफ्ट कर दें। तो ये तो बहरहाल एक ज़ाहिर है अगर कहीं इस तरह केसेस अचानक से बढ़ जाए किसी घर में तो वहाँ ज़रूरी है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर सूरत बहुत खराबी की तरफ जाती है तो फिर जाहिर है तो इस बात का इम्कान है कि हो जाए। स्कूल बंद करने की बात मुझे पता चला कि कुछ मीडिया पे आई ये बात, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैबिनेट ने कोई ये फैसला नहीं किया कि स्कूल हम बंद कर देंगे। अलबत्ता ये जरूर डिस्कस हुई जब कुछ कैबिनेट मेंबर्स ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया कि जिस तरह कुछ स्कूल में SOPs की इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रही या नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि हम 1-2 हफ्ते तक बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं। और अगर केसेस में इजाफा होता है या सूरत खराब होती है तो फिर स्कूल बंद करने की तरफ सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा गनी साहब, आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये केसेस बढ़ते जो जा रहे हैं ये एक्चुअली एक दूसरी लहर है कोरोना की, सेकंड वेव जिसको कहा जाता है। तो ये नज़र आ रही है। बाकी अगर दुनिया के हवाले से देखें, हुकूमत ने माहिरीन से बात तो की होगी, क्या पाकिस्तान में भी आपको लगता है कि यही हो रहा है, कराची में ख़ास तौर पर? If you've spoken to the experts and doctors. देखिए दूसरी लहर का तो अब मुझे नहीं पता कि आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन एक चीज तो साबित है ना कि इस मुल्क में कोरोना खत्म नहीं हुआ था। अल्लाह ताला के फजल से कुछ चीजें बेहतर हो गई थी, अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अगर लापरवाही हम करेंगे, एहतियाती तदाबीर बिल्कुल इख्तियार नहीं करेंगे और हम ये समझेंगे कि कोरोना खत्म हो गया है तो यकीनन कोरोना की केसेस बढ़ेंगे और अल्लाह न करे शायद पहले किसी सूरत भी हो सकती है। तो वाहिद हल यही है कि हमें एहतियात करें, लेकिन दूसरी लहर का तो क्या कहना, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूटी है, चल रही है। केसेस पहले ज्यादा थे फिर कम हो गए, अब थोड़े से और बढ़ना शुरू हो गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सिलसिला चल ही रहा है और खत्म तो हो ही नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब। वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड टुगेदर। हम सब ने एक दफ़ा इस वायरस को अल्लाह ताला के फजलो करम से शिकस्त दी है। अगर हम दोबारा से थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो हमने पहले भी आपको पता है एहतियात नहीं की थी। हुमा, आपको कराची में लग रहा था, आप पीक कोविड-19 के दिनों में अगर लाहौर और दीगर शहरों में चली जाती तो आपको नजर आता कि वहाँ पे लोगों ने नहीं, तो फिर ये मौजज़ा देखें कि डिस्पाइट एवरीथिंग कि अगर इतनी डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि वाकई कुछ लोगों ने या कुछ इलाकों में नहीं इतनी एहतियात की गई, फिर भी हमारे नंबर्स कम रहे। अगर आप दुनिया से कंपैरिजन करें तो वी कैन डू इट। तो लिहाजा हमने तो इनकरेज ही करना है कि इफ़ वी सी आवर नंबर्स राइजिंग वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको पता है कि हमारा गुज़श्ता 1 महीने में लाहौर और इस्लामाबाद भी चक्कर लगा है, कराची में मुझे फिर भी कहीं कहीं कोई न कोई मास्क पहने हुए नजर आ जाता है। लाहौर में मैं 3 दिन ढूंढता रहा कि मुझे कोई मास्क पहने हुए नजर आए, नहीं नजर आया। कम ऑन लाहौर, लेट्स रिवर्स दिस ट्रेंड, ताकि अब्दुल्ला भी अपना ओपिनियन चेंज करें, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ट्रू एज वेल। मैं भी गई थी अभी रिसेंटली, तो मैंने भी देखा था कि किसी ने ऑलमोस्ट नहीं पहने हुए थे मास्क वगैरह। बट
दैट नीड्स टू चेंज नाउ। अब प्लीज SOPs पे जरा सीरियसली गौर किया जाए। अब लिटरली कोरोना तो चले एक तरफ, अब मास्क पहनते हैं ना, आप बाहर निकलते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे तो जरा प्लेजेंट फील होता है कि वो जो डायरेक्ट धूल घट्टा मिट्टी पोल्यूशन आपके मुंह पे पड़ रही होती थी, उससे आप बच रहे हैं। थोड़ा सा हम यूज्ड टू हो गए मास्क के और उसके बड़े फायदे हैं, तो यू आर वेरी राइट, आई आल्सो फील दैट। और अब तो मास्क इतने खूबसूरत आ चुके हैं कि इसको एक फैशन उसमें ही ले लें आप और पहनना जरूर करें, ऑल्दो इसकी जरूरत बहुत जरूरी हो चुकी है। अब आपको बहुत करीब कोई बात कर रहा हो तो मास्क पहनने की वैसे ही पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अब तो चलें। आई नो व्हाट यू से। आ गया है तो इसका बेदरेग इस्तेमाल करें। अच्छा जी, वी हैव टू मूव ऑन, और इसका हम जिक्र कल परसों से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जानवरों के क्या हालात हैं, और ख़ास तौर पे वो जानवर जो कि बड़े प्रेशियस होते हैं और जू में रखे जाते हैं, मतलब लोग आके उनको एंजॉय करें, देखें, उनको कितनी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो लिहाजा पहले हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में मरगज़ार जू में जानवरों को मुंतकिल किया जा रहा है, और मुल्क में जंगली जानवरों के लिए सहूलियात पर बात बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर इन दिनों कराची के चिड़ियाघर में मुकीम भालू की एक वीडियो है, वो वायरल हुई है, और उसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि भालू भूख से निढाल है और बीमार भी लग रहा है, इतना वीक लग रहा है कि वो भालू भालू नहीं लग रहा। लोगों ने भालू के हवाले से शदीद खदशात का भी इजहार कर दिया है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने भालू की बीमारी के हवाले से खबरों की तरदीद की है। चिड़ियाघर इंतजामिया भालू को सीरियन नस्ल का बताती है, जबकि माहिरीन जंगली हयात इसे हिमालयन बेयर कह रहे हैं। ये भी अभी नहीं पता। जी, आई वंडर कि क्या लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे चिड़ियाघर वाले हुकाम के पास, और इंफॉर्मेशन तो कतई नज़र जानवरों का हाल अच्छा नहीं है। मुनीबा ज़मीर शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स वॉच दिस। कराची चिड़ियाघर का ये भालू इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बायस ज़ेरे बहस है। कैमरे पर हमला करता भालू बेचैन और बेआराम सा नजर आ रहा है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक ये सीरियन बेयर है और इसकी जोड़ी 2017 में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चिड़ियाघर लाई गई। इसका साथी भालू कब मरा किसी को खबर तक न हुई। ये सीरियन बेयर है और कराची का मौसम इसके लिए साजगार है। चिड़ियाघर इंतजामिया के इस दावे के बरक्स कुछ माहिरीन ने इसे हिमालयन बेयर करार दिया है। हिमालयन बेयर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के भी शुमाली सर्द इलाकों में पाए जाते हैं और इन दिनों में हिमालयन बेयर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। चिड़ियाघर आप जब भी आते होंगे तो आपने देखा होगा कि पिंजरों के बाद तख्ती लगी होती है, उस पर नाम लिखा जाता है। 2 नाम आमतौर पर लिखे जाते हैं। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि ये जानवर क्या खाना पसंद करता है और कौन से इलाकों से ये ताल्लुक़ रखता है। जू इंतजामिया क्लेम करिए कि ये सीरियन भालू है, हालांकि यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी मुझे अभी तक से नजर नहीं आया। एक तरफ चिड़ियाघर इंतजामिया इस भालू को सर्द इलाके का करार नहीं दे रही और दूसरी तरफ भालू को गर्मी से बचाने के लिए बर्फ की सीलें इसके पिंजरे में रखी जा रही हैं। भालू गोश्त शौक से खाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में इसे बस फल और खीरे दिए जाते हैं। ये मुकम्मल गोश्तखोर न बन जाए, इसलिए इन्हें गोश्त से भी महरूम रखा जाता है। दुनिया में हर जगह ये ओमनिवोर रखा जाता है, कहीं भी गोश्त नहीं दिया जाता। मैंने देखे हैं, लाहौर की भी देखा है, यहाँ के भी देखा, उसमें गोश्त कहीं नहीं दिया जाता इनको। माहिरीन जंगली हयात का मानना है कि भालू मुकम्मल सेहतमंद है, लेकिन फितरी तौर पर अब इसका हाइबरनेशन पीरियड यानी सर्द दिनों में मुकम्मल नींद में जाने का वक्त शुरू हो गया है, इसलिए भालू को एयर कंडीशन में रखे जाने की जरूरत है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। आप यकीन मानिए कि दिल टूट गया ये देख के। ये अकेला था, ये अकेला था, ये भी नहीं पता कि ये सीरियन है कि ये हिमालयन है। अगर यही कंफर्म नहीं है तो हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ इट? एंड हाउ वुड यू नो कि उसको किस क्लाइमेट में रखना था? उसकी एक एनवायरनमेंट होती है ना, हिमालयन हो तो उसको कुछ और चीज से वो यूज्ड टू है, सीरियन हो तो कुछ और चीज होगी, वो भी नहीं पता। और दूसरी बात है ये अकेला क्यों था? पहले ही जानवर हमेशा जोड़ियां होनी चाहिए और ज्यादा होने चाहिए। अकेला इज अ लोनली जानवर, अ लोनली इंसान, मतलब अकेली चीज क्या होती है? तो आप सोच ही लो, वो पहले ही केज्ड हो। वेरी सैड। एनीवे वैसे भी वेजिटेरियन बेचारा हो गया, अब तो उसको वीगन कर दिया। अच्छा, एनीवे जी, उस्मा खान ने हमें ज्वाइन किया है, WWF से मुंसलिक कंजर्वेशनिस्ट हैं। उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इस्लामाबाद चिड़ियाघर का मामला सामने आया, हमने बहुत उसका जिक्र किया। पेशावर चिड़ियाघर की कहानियाँ सामने आई और अब कराची चिड़ियाघर की रिपोर्ट हमने अभी दिखाई है। तो पाकिस्तान में चिड़ियाघरों की हालात जो हैं वो क्या किसी भी तरह आलमी मयार के मुताबिक आपको लगते हैं? थैंक यू। आई थिंक पाकिस्तान के चिड़ियाघर को काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मसला ये है कि पाकिस्तान के कोई ज़ू स्टैंडर्ड्स नहीं है
कि जानवर को रखने का क्या तरीका होना चाहिए ताकि सारे जूस को फॉलो करें और उसके मुताबिक अपने इनक्लोजर्स को बनाएं। तो ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरिया, मतलब ये कि वो जूस की एक एसोसिएशन है ग्लोबल लेवल पे। अब पाकिस्तान का कोई भी जू उसका मेंबर नहीं है, जो कि एक डिलेमा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे अगर हम इंडिविजुअल इनक्लोजर्स को देखें तो कुछ इनक्लोजर्स हैं जो अच्छे हैं, अगर हम उसके साइज़ देखें तो वो ग्लोबल एक स्टैंडर्ड्स पे उतरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो इनक्लोजर्स हैं वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बैरन, जिसमें जानवरों के लिए कोई खेलने चढ़ने के इस तरह की चीज़ें नहीं है जो जानवरों को बिज़ी रख सकें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी ज़ू में दे सकें। हमारी वो चीज़ लैक करती है। लेकिन कई ज़ूज़ हैं जिसमें इनक्लोजर्स अच्छे भी हैं। अगर आप लाहौर ज़ू सफारी की एवरी देखें जाके तो वो एक बहुत खूबसूरत एवरी बनी हुई है। अगर आप वहाँ के लायंस के इनक्लोजर देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इसी तरह आप एलिफेंट इनक्लोजर्स देखें तो वो बिल्कुल बैरन है, उसमें कुछ नहीं है, कोई खेलने की चीज़ें नहीं हैं जानवरों की, कुछ एक्टिविटी के लिए नहीं है। यू वेरी राइट। और ये वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसमें पाकिस्तान उमूमी तौर पर जिस तरह का मौसम रखता है वो 7 खित्तों से आए जानवरों और परिंदों के लिए जाहिर है नहीं है मौजू। अब इन जानवरों को किस तरह की सहूलियात दी जाएं, जैसे कि अभी हम यही ढूंढ रहे हैं कि ये हिमालयन भालू था या ये सीरियन भालू था, नस्ल ही नहीं पता हमें। देखें, पहली बात ये कि हर ज़ू का एक कलेक्शन प्लान होना चाहिए जिसमें वो ये देखें कि कौन से जानवर हमारे मौसम के हिसाब से, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, हमारे ज़ू के साइज़ के मुताबिक फ़िट होते हैं। एक तो ये चीज़ है, उस प्लान के मुताबिक आप जानवर रखते हैं। और आप कभी भी जानवर काफ़ी एडेप्टेबल सा होता है कि वो अगर ज़ू में ही पैदा हुआ है तो वो एडजस्ट कर भी जाता है, लेकिन आप उसको कितना स्ट्रेच कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। और कुछ जानवर जैसे ब्राउन बेयर है, आप उसको अगर कराची में रखना चाहते हैं तो उसको एक मौसर हैबिटेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कराची के मौसम में जो कंक्रीट है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो आपको उसको ज़्यादा शेडी जगह और उसको सॉफ्ट जगह देने की ज़रूरत है ताकि वो उस माहौल में एडजस्ट हो। बहुत से सारे जो स्कूल्स लगाते हैं, बाहर तो हीटिंग एक चैलेंज है यूरोप में, तो वो फ्लोर उनके हीटेड होते हैं कि जानवर जो अफ्रीका से आए हैं वो एडजस्ट हो जाएं। लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जानवरों को एडजस्ट करने के लिए मेरा ख्याल है वही रखने चाहिए जो कुछ आसानी से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में एडजस्ट हो जाए, मैनेज भी हो जाए ना ज़रा आसानी से। अच्छा उसमें ये भी बताएं कि चिड़ियाघर तफरीह के साथ साथ तालीम और आगही का बड़ा ज़रिया है। असूलन तो वैसे स्टूडेंट्स वगैरह जाना चाहिए और जाते भी हैं, पूरे फील्ड ट्रिप्स होते थे ज़ू में जस्ट टू टीच यू हाउ एनिमल्स आर, इसलिए उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हालात हैं इसमें जानवरों को रखा भी नहीं जा सकता, तो क्या बेस्ट ऑप्शन आप बताएंगी? देखिए जी, अगर हम लाहौर ज़ू या कराची ज़ू जैसे इदारों को देखें तो वहाँ पे तकरीबन 30 लाख लोग एक साल में विज़िट करते हैं। ये तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब ये एक मौका है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि जिसमें आप उनको एक कंजर्वेशन जो आजकल अर्थ को, हमारे प्लैनेट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को चैलेंजेस हैं, उसकी तालीम देने का एक ज़बरदस्त मौका है। अब उसमें हमें इन इदारों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और ये जो सोशल मीडिया पे अक्सर कैंपेन होती है कि जी बंद कर दें, बंद कर दें। अब कुछ इनक्लोजर्स या कुछ स्टैंडर्ड्स अगर कहीं जो कमी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना दीज ज़ूज़ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जो कि एक बहुत यूनिक है। और हमारे मुल्क को जहाँ पे लोग डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट्स और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं,
उनको तो ये तालीम देने का और क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसकी तालीम देने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो कभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि ज़ूस को बंद किया जाए, बल्कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये ऐसे इदारे हैं जिनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ ग्रेट सजेशन। बहुत शुक्रिया। WWF से ताल्लुक़ रखती हैं उज़्मा खान। और ये आइडिया लिटरली मेरे जहन में नहीं था कि इतने लोग, इतने आवाम जब चल के आ रहे हैं ज़ू, जब आ गए हैं आपके पास, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए उनको एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये जो जानवर आप अभी देख रहे हैं, अगर हमने अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं रखा तो ये जानवर 10 साल बाद आप नहीं देख सकेंगे। एब्सोल्युटली। टेल द किड्स, टीच देम। और बिल्कुल, और क्लाइमेट चेंज का जो आपने उस्मा ने जिक्र किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एनिमल्स भी तो इफेक्ट, हम सारे ही हो रहे हैं इफेक्ट उससे, तो ये जानवर बेचारे क्यों नहीं इफेक्ट होंगे। एंड कराची इंतजामिया को तो प्लीज़ कुछ करने की नहीं, एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है हम अपना रीअफर्म आपको बता दें कि हमारा पूरा प्लान है, मेरा और अब्दुल्ला का, कि हम जाएंगे कराची ज़ू। तो वी वांट टू गो एंड सी फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज़ वी कीप हियरिंग इट। अभी हमें चांस नहीं मिला, बट वी हैव टू डू दिस। हाँ, और इससे पहले होपफुली कुछ बेहतरी आ जाए। सो वो तो हम बताएंगे ये आपको, लेकिन इससे पहले ज़रा क्या सियासी सरगर्मियाँ। आपको पता है कि सियासी महाज पर भी खासी गर्मा गर्मी चल रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का अज़्म दोहरा रहे हैं। नताइज कुछ भी हो, मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार नजर आती है। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब तो अपैरेंटली यही बता रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बात और मजबूत हुए हैं। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है। बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज़ करें। जो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है, मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह फिर अब पीछा नहीं दिखाएंगे। मुश्किल अगर आती भी है उसको बर्दाश्त करके, तो अगर अपना किरदार अगर अदा करेंगे तो इंशाल्लाह इस कौम की तकदीर दिनों में बदल जाएगी, इन सब मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। और आपको बताएं कि इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मरकजी मजलिस आमला ने नवाज शरीफ को इलाज मुकम्मल कराकर वापस आने का मशवरा दिया है। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ का अपना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने 2018 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया और कहा कि आज मुल्क जवाल का शिकार है। अपोजिशन का फ़र्ज है वो मुल्क को इस सूरत हाल से निकाले। आज मुल्क में जमहूरियत की जगह को तंग किया जा रहा है, आज मीडिया को दबाया जा रहा है, आज इंसानी हकूक़ को सलब किया जा रहा है। दुनिया में आज़ादी बढ़ रही है, पाकिस्तान में आज़ादी कम हो रही है। दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान ज़वाल पज़ीर है। ये ऐसे मामलात हैं जिस पर अपोजिशन खामोश नहीं रह सकती। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों के केस में रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक है। मुलजिम को पता है कि वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर वहाँ गया है, वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। अदालत को बताया गया कि लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया, लेकिन अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट वसूल नहीं किए। इसी पर बात करते मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत, जाहिर है कि वक्ती मामला है, अदालती अहकामात के तहत मियाँ साहब कोई पार्टी ओहदा रख नहीं सकते हैं, तो अब शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में पार्टी की क़यादत किसी को तो करनी है, क्यों इसका इंतखाब अभी तक नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं, ये अवाम के जो जज्बात हैं उसको ये कवर नहीं कर सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है या उसकी जो पॉपुलर सपोर्ट है, वो मियाँ नवाज शरीफ से ही जो है वो मुंसलिक है। और इसमें जितने भी पार्टी रैंक्स हैं, उन सब में अगर किसी बात पे इत्तफाक है तो वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं।
तो इसलिए उनकी मौजूदगी में या उनकी डायरेक्शन में या उनकी पॉलिसी में जो है वो किसी को कोई उज़र नहीं है। उनके पास कोई ओहदा हो या ना हो, ये तो एक रूल्स की और कागज़ी बातें हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे उन्होंने जो है वो ख़िताब किया है। उन्होंने जो अपनी पॉलिसी स्पीच की थी APC की मीटिंग में, उसके ऊपर उन्होंने इस पार्टी के हाईएस्ट फोरम को एतमाद में लिया और सब ने जो है वो मियां नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की जो है भरपूर तरीके से तईद की है और इसे वक्त की ज़रूरत करार देते हुए उन्होंने ये कहा है कि PDM के जो फैसले हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, उनके ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अमल करेगी और इस एहतजाजी मूवमेंट का हिस्सा बनेगी। अच्छा राना साहब, एक और मामला है जिसकी अगर आप वजाहत कर सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की बात करते रहे हैं और फिर CEC इजलास में नवाज शरीफ को अगर हमने सुना तो मुज़ाहमत का हुक्म दे रहे हैं। तो क्या इस तरह दो पॉलिसीज़ के दरमियान पार्टी कारकुन और रहनुमा कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे? अगर ये मौजूदा हुकूमत जो है ये इस बात पे एग्री कर जाती है कि वो एक ऐसे इलेक्शन की पैदावार है कि जो कि रिग था और वो आवाम की सही मैंडेट को जो है वो होल्ड नहीं करती और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो रजामंद हो जाती है, तो वही मुज़ाहमत जो है वो उस मुफाहमत में बदल जाएगी और बाकायदा जो है वो जो इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो रूल्स हैं, जो मामलात हैं, उनको तय करने के बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए अपोजिशन का हुकूमत से एक मुतालबा है, कोई और उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है या कोई किसी जो है वो दुश्मन मुल्क के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन दी कंट्री जो है ये मामला है और हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है और ये हुकूमत जो है एक तो ये मैंडेट की हामिल नहीं है, इसके पास अवामी जो है वो इख्तियार, अवामी पजीराई नहीं है और दूसरा ये है कि इन्होंने जिस तरह से 2 साल हुकूमत की है उसमें सवाए इंतकाम के, यानी सवाए इस वक्त सिर्फ नैब हुकूमत चला रही है, हुकूमत नहीं चल रही। अच्छा राना साहब, अब तक जो बातें सामने आई हैं इनसे यही मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून का फैसला हुकूमत के खात्मे की ज़बरदस्त तहरीक चलाना है, हुकूमत गिराने की तहरीक बेसिकली चलाना चाहते हैं आप लोग। तो कोई दरमियानी रास्ता नहीं है? अब तो हुकूमत को 2 साल, 2 ऑलमोस्ट साल होने वाले हैं, अपनी जड़ें पकड़ चुकी है। हुकूमत गिरानी थी तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। ये ना हो ना कि अब हुकूमत गिराने की कोशिश भी नाकाम रहे, उल्टा हुकूमत मजबूत हो जाए। नहीं, ये कहना जो है कि ये हुकूमत 2 साल में जड़ें पकड़ चुकी है, इस हुकूमत ने 2 साल में जितने इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोले थे, जितने इन्होंने टॉल क्लेम्स किए थे, इन्होंने 50 लाख जो है वो घर देना था, करोड़ 1 नौकरी देनी थी, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करके जो है वो 10 अरब डॉलर सालाना बचाना था, इन्होंने जो है वो 200 अरब डॉलर जो है वो बाहर से लाना था, इन्होंने जो कर्ज़े जो है वो इस मुल्क के ऊपर चढ़े हुए हैं उनको इन्होंने अदा करना था, आइंदा इन्होंने कोई कर्ज़ा नहीं लेना था, IMF के पास इन्होंने जाना नहीं था, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने जो है वो 44 रुपये लीटर कर देनी थी और इस तरह से इन्होंने हर तरफ जो है वो दूध और शहद की नहरें बहानी थी। तो अगर इनको 2 माह बाद ही जो है वो अगर अपोजिशन जो है आ जाती मैदान में तो इन्होंने कहना था जी हमें तो हमारे पास तो टीम मौजूद है, ये कह भी रहे थे ये, और हम तो जनाब ये करने ही वाले थे, ये दूध और शहद की नहरें चलाने ही वाले थे और अपोजिशन तो ने तो मुल्क दुश्मनी की है और हमें रोक दिया है। तो अब 2 साल में, क्योंकि वादा तो वैसे इनका 100 दिन का था, ये कह रहे थे कि हम 100 दिन में सारा कुछ जो है वो कर देंगे, करप्शन टोटल ख़त्म कर देंगे, कोई माफिया जो है वो नहीं रहेगा। अब हर तरफ माफिया का राज है, हर तरफ जो है वो करप्शन ही करप्शन है। आम आदमी जो है वो इस वक्त जिस तरह से अब लुट रहा है, पिछले 70 साल में उसका ये हशर नहीं हुआ।
चलें, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कि हुकूमत गिराने की ये ऑपोजिशन की कोशिश कितनी कामयाब होती है। ओनली टाइम विल टेल कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसे नहीं गिरा करती हैं। आपको पता है उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है ज़राए ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज अब पंजाब भर में जलसे करेंगी और पहला जलसा जो है वो भी डिसाइड हो गया, जो कि 16 अक्टूबर को होगा। और ये किधर होगा, एक दफ़ा फिर मुझे अगर बता दें तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। गुजरांवाला में होगा 16 अक्टूबर को पहला जलसा और मरियम नवाज जो है इसकी क़यादत करेंगी। तो आई वंडर कि वो कब तक वे बाहर रहती हैं। तो ये सिलसिला भी, बट एनीवे एवरीथिंग रिमेंस टू बी सीन, बट प्लानिंग सारी ये है। अच्छा जी, तो कराची आ जाते हैं आप ज़रा सियासी मामलात एक तरफ रखते हैं। वैसे आज भी आपको पता है ये जो पर्टिकुलरली थिएटर होता है ना, ये आवाम में जमहूरी इक़्तिदार जगाने का एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार रहा है माजी में भी, और फिर बड़ी कदगनों का सामना भी करना पड़ा और बड़ी जेलें भी देखी हमारे शुअरा ने भी, राइटर्स ने भी। तो अभी क्या ज़माना है, अहमद शाह साहब से हम पूछेंगे, कराची आर्ट्स काउंसिल के करता रहता है। लेकिन कराची में कोरोना केसेस अगरचे अभी आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की रौनकें भी साथ साथ चल रही हैं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल आज से कराची थिएटर फेस्टिवल शुरू कर रही है। अहमद शाह साहब, जब भी आप आते हैं हमारे शो पे तो हमें पता होता है समथिंग एक्साइटिंग इज हैपनिंग इन द थिएटर वर्ल्ड। तो बताइएगा इसके हवाले से। ऑलमोस्ट द एंटायर मंथ, असल में 6 महीने का बहुत बड़ा एक ब्रेक था और लोगों को बंद कमरों में लोग बैठे हुए थे। तो जब फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर हुई तो कोरोना के दिनों में हमने 5-6 फेस्टिवल सारे प्लान करके उस पर काम शुरू कर लिया था। तो उसी सिलसिले में अब ये हमारा कराची थिएटर फेस्टिवल है। इसमें 22 तो ड्रामे हैं, जिसमें सारे बड़े राइटर, इब्सन हो, डेविड मैमेट हो, कमाल अहमद रिजवी, अतशिया खान जैदी, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो, अमर जलील की एक कहानी है। तो हमारे जो सीनियर थिएटर राइटर, प्ले राइट थे, उसके साथ साथ नौजवान जो थिएटर लिखने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। 22 तो इसमें ड्रामे हैं, जो उसके अलावा 3 जो वर्कशॉप 24 के नाम से जो हो रही हैं, वो 24 घंटे की थिएटर स्टूडेंट जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, 24 घंटे की वर्कशॉप होगी और उसकी एक परफॉर्मेंस होगी जो मेन प्ले है उससे पहले आधे घंटे। तो ये कोई नया फिनोमेनन है? ये कई सारे हैं जो वेस्ट में थे। अच्छा। वेस्ट में थे। हमारे यहाँ ज़रा असल में थिएटर तो मुसलसल एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो वेस्ट में थे, अब हमारे यहाँ ये है। फिर दूसरा हमने नुक्कड़, वो हमारा सरप्राइज़ है बट आज इसको खोलते, नुक्कड़ थिएटर के नाम से जब बाहर लोग गैदर हो रहे होंगे तो 30-40 लड़के लड़कियां कुछ परफॉर्मेंसेस कर रहे होंगे। और वो सारे जो पाकिस्तान के इश्यूज जो हार्ड कोर में तो आप पॉलिटिशियन से सुनते हैं, लेकिन लिहारी का बच्चा, मलीर का बच्चा, डिफेंस का बच्चा उसको किस तरह से देखता है, इन सब को किस तरह से समझता है, वो रोज़ आपको 20-25 मिनट की परफॉर्मेंस फ्रॉम द ऑडियंस आपको निकल के नजर आएगी। ये भी वेस्ट में बहुत होता है, हमारे यहाँ कम ये होता तब है। होगा जब हम लोग जब आप बाहर कतार में लगे हुए होंगे और वो कतार में वो शुरू हो जाएगा। फिर जब आप अंदर जा रहे होंगे तो ये हॉल में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके सारा कुछ हो रहा होगा। क्लियरली इतना ज्यादा सिलसिला जो प्रिपेयर करना, और अब ऑलमोस्ट पूरा मंथ ही ये चलेगा। यू हैव बीन वेरी बिजी इन वो जो लॉकडाउन था। 5 महीने से 6 फेस्टिवल प्लान कर रहा था, तो नजर आ रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर, क्योंकि अभी हम जरा कोरोना की वजह से लोगों को काफी खदशे हुए हैं, नंबर्स बढ़े हैं। जी, मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल जिससे मैंने कोई पैसा नहीं लिया, उसको मैंने हाइजीन पार्टनर लिया है। ठीक है। और वो मास्क फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम ये कहीं ना कि आप मास्क लेके नहीं आए। मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं। हर शो से पहले स्प्रे होगा पूरे ऑडिटोरियम में और फिर उसके बाद स्प्रे होगा। उसके अलावा इंडस हॉस्पिटल का डेस्क लगा हुआ है, टेम्परेचर चेक होगा। खुदा न खास्ता किसी का कोई मसला होता है तो वहीं पे उसका टेस्ट हो जाएगा। और डिस्टेंसिंग का क्या आपने डिसाइड किया? प्रॉपर हमने वो एक सीट, हमारे पास 450 सीटें हैं तो 235 लोग बैठेंगे। एक सीट छोड़ के हम बिठा रहे हैं, फिर तो बड़ी कम ऑडियंस हो तो हमने 2 शो डाले हैं। हमने सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स से रिक्वेस्ट की है कि, और वो सारे बेजार बैठे थे 6 महीने से, तो वो एग्री कर गए हैं कि एक के बजाय रोज तो ये बैक टू बैक 2 शोज हुआ। जी, आधे घंटे का ब्रेक होगा, एक चाय कॉफी या पानी पी। 7 बजे पहला शो, 9 बजे दूसरा शो, 6:30 बजे हमारा नुक्कड़ थिएटर या वर्कशॉप की परफॉर्मेंस। संडे की दोपहरों को हम टॉक्स भी कर रहे हैं थिएटर में, जितने टैबूज हैं उन पे।
और टॉक्स के अलावा ये पर्चा तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसको अगर एक्सेस करने के लिए ये देख लें आप जरा, ये पर्चा हमारे पास आ गया, इसको एक्सेस करने के लिए फेसबुक के पेज पे चले जाएं, फेसबुक चला जाए, हमारे उस पे चले जाएं, वेबसाइट पे चले जाएं, हमारा फेसबुक पे बस आर्ट्स काउंसिल लिखेंगे तो कराची आर्ट्स काउंसिल ही मिलेगा। ऑन स्पॉट टिकट्स मिलेंगे इसके? क्या कोई टिकट नहीं है इसका। एक सेकंड, दिस इज फ्री, ऑल ऑफ दिस इज a gift for citizens of Karachi. This is beautiful. देखिए हम लोग लेकिन सॉरी, बाय इनविटेशन है, वहाँ पे कोई ना आए। अच्छा, जैसे बाय इनविटेशन आर्ट्स काउंसिल में एक वो 12 बजे से 8 बजे तक स्टाफ बैठा हुआ है, आप अपना आईडी कार्ड वगैरह लिखवा करके वहाँ से पासेस ले सकते हैं। अच्छा, दैट इज गुड। तो थोड़ी सी ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी सिचुएशन भी बीच में अच्छी होगी। देखिए कराची वाले तरसते रहे हैं, इतना मुश्किल ये साल गुजरा है, अब फाइनली आके इस किस्म की कोई चीज़ें हो रही हैं तो ज़रूर जाएं। और सबसे अच्छी बात ये है कि SOPs का बड़ा इन्होंने एहतियात किया हुआ है, इसलिए हमने पूछ भी लिया। देखेंगे सादत हसन मंटो साहब का लिखा हुआ राहत जान। अच्छा, हीर तो आज ही लग रहा है, तो आज आप जा सकते हैं। शाम 7 बजे से पहले आपको कराची आर्ट्स काउंसिल होना है। वैसे अगर आपने इनविटेशन लेना है तो उसके लिए आपको अभी से जरा तगोदो कोशिश करना पड़ेगी, बट दिस इज वंडरफुल। और इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम SOPs का ख्याल करें, हम एक दूसरे से फासले पे रहेंगे ताकि ये एक्टिविटीज चलती और ये फेस्टिवल पूरा कंप्लीट जरूर हो। शाह साहब, जब भी आप पहले आए हैं और इस किस्म की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, हमने देखा है हमेशा कोई फॉरेन आर्टिस्ट फ्रॉम अब्रॉड वो भी आते हैं, बेशक लिटरेरी फेस्टिवल्स हो या जो भी हो। तो इस पर इस किस्म का कुछ एक तो ये कि ये थिएटर में ना हमारे यहाँ अभी तक रिवायत नहीं बन सकी है। थिएटर लोग समझते हैं कि वेस्टर्न मीडिया, हालांकि वेस्ट से पहले हिंदुस्तान में 2000 साल से नौटंकी और ये सारी चीज़ें होती थी, महाभारतीय, ये सब कुछ थिएटर ही है। तो हमारे यहाँ थिएटर की रिवायत इतनी मजबूत नहीं है। तो हम चाहते कि हमारे प्ले राइट अपने तैयार हों, हम अपने जो टैलेंट है उसको ज़्यादा। लेकिन अगले साल जो हम वर्ल्ड कल्चर समिट कर रहे हैं तो सारी दुनिया से म्यूजिशियन, एक्टर और डांसर्स हम बुला रहे हैं। नवंबर अगले साल हम वर्ल्ड कल्चर समिट करने जा रहे हैं, वो साउथ एशिया में भी इससे पहले कभी नहीं हुई। वो तो हम करेंगे शाह साहब। अभी आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं थिएटर में, या हैं कुछ लिमिटेशंस या कदगने होती हैं कुछ? नहीं, देखिए बात ये कि हम तो बात ही उन कदगनों पे कर रहे हैं कि ये कदगने क्यों होती हैं। थिएटर में जो टैबूज हैं उसी पे तो गुफ्तगू कर रहे हैं। और थिएटर में ये एक एडवांटेज है कि क्योंकि आपके मैन उस पर तो बहुत मसाइल हो जाते हैं आपको, तो थिएटर में जो बातें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कर सकते। थिएटर तो बादशाहों की रेजिस्टेंस के खिलाफ और डिक्टेटर्स के खिलाफ और जो भी हाकिम में वक्त होता था उसके खिलाफ एक इनडायरेक्ट तरीका बनाया गया था कि वो बात स्ट्रीट पे जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं वो थिएट्रिकल फॉर्म में गा के। अच्छा, ये तो फिर अगर आप वाकई थोड़ी सी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन भी इंसान को हो जाती है तो थिएटर देखने जब जाते हैं ना आप, तो वो एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है। अगर आप अपने पीपल आर फीलिंग द सेम, ज्यादा बिल से तंग आ गए हैं तो मे भी आप थिएटर देखने जाएं और आपको बाहर नुक्कड़ थिएटर के लड़के परफॉर्म करते हुए उसी मौजू पर, लड़के लड़कियां परफॉर्म करते हुए उसी मौजू पे नजर आए हैं जो आप से रिलेट कर सकें और आप उनसे रिलेट कर सकें। जब कोई आप किसी और को देखें कि ये भी समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो दैट इज एक जुमला से मैं और कहना चाहता हूँ कि थिएटर जो है ये सुपीरियर फॉर्म है आर्ट की, सबसे ज़्यादा सुपीरियर। और ये कोलैबोरेटिव आर्ट है कि इसके अंदर सारी आर्ट फॉर्म्स, मसलन डिज़ाइनिंग से लेके, म्यूज़िक से लेके, डांस से लेके, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत एक रॉयल्टी का एक्सपीरियंस है। वेस्ट में तो कोई मिडिल क्लास का आदमी थिएटर देख नहीं सकता, उसकी इतनी कॉस्ट है। तो ये इटसेल्फ खुद एक जो मतलब स्क्रीन पे देखना या ऑनलाइन देखना और लाइव आप देख रहे हैं, उसी वक्त लाइव आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं समझता हूँ। कुछ नाम बता दें, एक आपने बताया था कि हमारी बड़ी अच्छी अब उभरती हुई अदाकारा है। इसके अंदर तो सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं और टीवी के बहुत सारे आर्टिस्ट, हमारे पास बहुत सारी लड़कियां लड़के टीवी से भी हैं और बहुत से तो इस वक्त लीडिंग एक्टर निकले ही आर्ट्स काउंसिल की थिएटर से बहुत सारे हैं, तो वो सारे वापस आए। और ऑलमोस्ट पूरे महीने की एक्टिविटी है। 1 अक्टूबर यानी आज से लेकर 23 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शाम को रोजाना 2 प्लेस हुआ करेंगे कराची आर्ट्स काउंसिल में। हमने आपको बता दिया, ये ना शिकवा कीजिएगा कि अभी सिनेमा नहीं खुले हैं और रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा रश है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है, एंड यू कैन पिक एंड चूज व्हेन यू वांट टू। थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं जल्दी दूसरा फेस्टिवल लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हर साल की तरह इस दफा भी अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, तो ये हम पिंक रिबन आपके सामने लगा कर आए हैं। और मैं एक पजल बनी हुई हूँ, अगर आप ढूंढ लें तो बात है, अगर आप ढूंढ लें तो मैंने लगाया तो हुआ है वैसे, और ढूंढ के कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको नजर आ जाए। तो आपके प्रिंट में जरा गुम हो गया है। हाँ, बट एनीवे आई एम स्टिल वेयरिंग इट। लेकिन क्यों? वजह बहुत अहम है।
मैं आपको बताती हूँ कि छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत आम है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 90,000 नए केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, जबकि सालाना 40,000 ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग कैंसर है और इससे सबसे ज़्यादा अमवात इससे होती हैं इन वेमेन। पाकिस्तान में छाती के कैंसर के वाक़यात पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कैंसर से बचाव का कोई कौमी प्रोग्राम मौजूद नहीं है और इसकी बुनियादी वजह शायद ये भी है कि इस पर बात नहीं होती, जिस पे एक्चुअली आई हैव अ लॉट टू से। कि इस पर बात क्यों नहीं होती? हर साल की तरह इस साल भी इस मरज़ के खिलाफ आगाही के लिए अक्टूबर का महीना पिंक टॉबर के नाम से मनाया जाता है। इस बार भी पिंक रिबन और जियो न्यूज़ साथ साथ हैं, लेकिन इस बार आगाही के साथ साथ कुछ एक्शन भी चाहिए होगा ताकि इस मरज़ से बचने का बंदोबस्त किया जा सके। इस पर बात करने के लिए पिंक रिबन के CEO उमर आफ्ताब साहब भी हमारे साथ हैं। ये विजुअल्स जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से आपको बता दें कि ये भी एक ऑब्वियसली एक हिस्सा डाला है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी, हाउ कंसर्न दे आर। ये अवेयरनेस के लिए आपने देखा है कि ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, ये सारी पिंक लाइट्स में इसको डाल दिया गया है ताकि ये इससे होता ये है कि लोग इंक्वायर करते हैं कि भी जी आज ये पिंक लाइटें क्यों हैं। फिर जब बात करते हैं तो बात निकलती है कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे और बड़े, और यहाँ पे स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा छोटे शहरों में जो भी सरकारी इमारतें हैं उन पे ये पिंक रोशनी जलाई जाए ताकि लोगों में इंटरेस्ट और ज़रा तजस्सुस पैदा हो। आप जाके किसी को बताएंगे ना कि क्या क्या होना चाहिए तो कोई सुनेगा नहीं। जब इस किस्म की इतनी बड़ी इमारत एक पिंक हुई देखेंगे तो पूछेंगे, तो फिर आप ज़्यादा इस पर बात कर सकेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब ने। उमर आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं और ज़बरदस्त काम आप इतने सालों से जितने सालों से हम ये शो कर रहे हैं आप हमारे पास आते रहते हैं। द नंबर्स आर स्टिल वेरी डॉन्टिंग। इतने सालों की मेहनत, अवेयरनेस देना लोगों में, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है या पड़ा है अब तक? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये फ़र्क पड़ा है कि आज अब इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि जब हमने ये कैंपेन शुरू की 2004 में तो पहले बहुत सारे साल तो हम इस पे बात ही नहीं कर सकते थे हर लेवल के ऊपर, चाहे वो मीडिया पे था, चाहे वो एक आम ग्रास रूट लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे बात करना जो है वो इंतहाई मुश्किल था। तो कम से कम ये है कि अब इतने सालों की कुछ मतलब 16 साल लगे हमें, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक जो है अब इस वक्त जो नेशनल हेल्थ एजेंडा जो है उसमें एटलीस्ट ये इंक्लूड हुआ है। और जैसे पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट लेडी जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, सो उससे डेफिनेटली एक अवेयरनेस के ऊपर बात होने पे कम से कम। अच्छा, अगर पिंक रिबन की मैं बात करूं तो देखें हमारा एक तो जो मेजर फोकस रहा वो ये था कि जी अर्ली डायग्नोस किया जाए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो 90% से ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अब हमने इस साल जो अपनी थीम रखी वो ये है कि प्रिवेंशन पे जाया जाए, क्योंकि अब लेटेस्ट स्टडीज़ ये बता रही हैं कि 40% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। तो अगर हम अपनी खुराक में अपने ये हमने इससे पहले नहीं सुना, क्योंकि यही था कि कैंसर हो गया तो बस उसे अगर अर्ली पकड़ लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। अगर ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है तो हम क्या बात करें, क्या हम लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं जिससे इसको रोका जा सके किसी हद तक? देखिए, जो हम कुछ खा रहे हैं हमें उसको देखने की ज़रूरत है। जैसे हम बहुत सारे खाने में प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स, स्टीरॉइड्स, जैसे हम प्रोसेस्ड मीट है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, शुगर है, ये जो मीट ऐसा जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और फिर ये कि एक्सरसाइज और आपका जो आपकी मेंटल हेल्थ जो है ये भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ओवरऑल आप
का पूरा एक पैकेज है कि आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, आपका इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, आपका इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो एक डिफरेंट तरीके से शुरू हो जाती है। तो एक तो ये है कि हम इस साल जो है वो बात कर रहे हैं कि ठीक है, मतलब है प्रिवेंशन और पे बात कर रहे हैं क्योंकि डायग्नोसिस और वो सब ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में अगर आप ये देखें कि अगर एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो एवरेजली उसका जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 20 लाख रुपए कम से कम उस पर लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कीमो और सारी चीज़ें जब शामिल होती हैं तो एवरेजली 20 लाख रुपए लग जाता है। तो मतलब हम तो अब ये बात कर रहे हैं कि देखें हम मतलब उस सारी तकलीफ़ को बचने की तरफ जाएं और प्रिवेंशन जो है उसकी तरफ जाएं। और इसीलिए जो आपने बात की इस दफ़ा, जी प्लीज़ कंटिन्यू, कॉल फॉर एक्शन के हवाले से कि इस साल क्योंकि हमने ये देखा कि जी अब 3 साल से गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, वो पिंक रिबन को एंडोर्स कर रही है, तो हमने इस साल अपनी कुछ रिकमेंडेशंस रखी हैं। पिंक रिबन कॉल फॉर एक्शन हमने इस साल अनाउंस किया है और हमने कुछ रिकमेंडेशंस रखी हैं गवर्नमेंट के लिए कि जी ठीक है, अब हम अवेयरनेस पे तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ कुछ थोड़े से ऐसे स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि इस इशू को होलिस्टिकली एड्रेस किया जा सके। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। आप देखें कि किसी भी डिज़ीज़ की प्लानिंग के लिए जब तक आपके पास उसके स्टेटिस्टिक्स प्रॉपर ना हो उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान में नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं है। ये WHO का एक मॉडल है जो सारी दुनिया में कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम होते हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। आपने एक स्टेप अहेड लिया है ना, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस और हम इंशाल्लाह इस पर बात करते रहेंगे। एंड वी नो दैट आप लाहौर में एक बहुत बड़ा ब्रेस्ट कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फंड्स और काम की जरूरत है। तो हम देखने वालों को कहेंगे हम एक्चुअली उसका विजिट भी करेंगे। पिंक रिबन को आप प्लीज डोनेट करें ताकि आप इस कार्य खैर में मदद कर सकें। उमर आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का एंड फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। कॉल टू एक्शन जी इस बार का थीम है टॉक अबाउट इट, गेट योरसेल्फ चेक्ड। इसमें प्लीज शर्माए ना, इस पे बात करें। आप अपने घर की खवातीन जो हैं, खवातीन एक दूसरे को भी सेंसिटाइज करें कि एट आफ्टर अ सर्टेन एज यू हैव टू चेक योरसेल्फ एज वेल, और ऑफ कोर्स उसके बाद आप हॉस्पिटल जाके भी अपने आप को चेक करा सकते हैं। एक अपना जाती खुद से मुआयना, सेल्फ एग्जामिनेशन खवातीन हो, जो बच्चियां नौजवान हमें देख रही हैं, कर सकती हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और यहाँ पर बहुत महंगा इलाज है, लेकिन वो तमाम अस्पताल इंक्लूडिंग शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो कि इस बीमारी का इलाज गरीबों के लिए मुफ्त कर रहे हैं, उनको बहुत सारा खिराज तहसीन। आपको बताएं कि मोटरवेज आने के बाद हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है। पूरे मुल्क के लिए एक ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा। फाइनली PM डिलीवरी यूनिट ने इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए एक अलग निज़ाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुल्क के तमाम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स को नए निज़ाम से मुंसलिक करने के लिए मोबाइल कंपनियों से भी जो है वो मदद ले ली गई है और इस नए हेल्पलाइन निज़ाम को मौसर बनाने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि इन पर अमल कब होता नज़र आएगा हमें। सो ग्रेट डिसीजन मेकिंग, ग्रेट सजेशंस टू, तो ये जल्दी से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमने ज़ैनब अलर्ट हमने ज़ैनब अलर्ट बिल और अमल बिल पास होने के बाद भी ऐसे ही ऐलानात सुने थे, बदकिस्मती से कवानीन बन जाते हैं लेकिन अमल नहीं होता है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। कभी कभार हम स्केप्टिकल साउंड इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये बातें पहले सुन चुके होते हैं। अच्छा जी, इसी पे हम पूछ लेते हैं ना कि प्लान क्या है। मुअव्विन खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। शहबाज साहब, वज़ीर आज़म का अहम फैसला है और वक्त की ज़रूरत भी है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी एक ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हो, ये बड़ी सहूलत हो जाएगी सबके लिए। तो ये काम कब तक होता देख रहे हैं हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों के अंदर जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे अमेरिका में 911 है, उसके बाद आप उस नंबर पे कॉल करते हैं अगर आपको हेल्थ की इमरजेंसी है, हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को, आग लग गई है कहीं पर, पुलिस से रिलेटेड मसला है या कोई और ऐसी इमरजेंसी, कहीं बम धमाका अल्लाह माफ करे हो गया है कुछ भी, तो 911 जो है वो आपका आप फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी खराब हो गई है रास्ते में कहीं पे,
आपको इवन रास्ता भूल गया कहीं पे, तो आप 911 पे वहाँ पे फ़ोन करते हैं और आपको गाइड किया जाता है। अब हमारे क्या है, हमारे मोटरवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो डिफरेंट है। हमारे जो शहरों के इर्द गिर्द कई जगहों पर जैसे लाहौर में शहर के इर्द गिर्द जो एक रिंग रोड है उसका हेल्पलाइन नंबर शायद डिफरेंट है, शहर के अंदर 15 है। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सड़कों पे डिफरेंट किस्म के हेल्पलाइन नंबर हैं। तो अब उन कंज्यूमर के लिए या एक पैसेंजर के लिए, कस्टमर के लिए, शहरी के लिए तमाम हेल्पलाइन नंबर्स याद करना मुश्किल होते हैं। और आपको पता है जब इंसान किसी इमरजेंसी में होता है, परेशानी में होता है, तो ऐसी चीज़ें और भी मुश्किल से याद आती हैं या मुश्किल बन जाती है। तो उसके लिए जो अभी एक हादसा भी हुआ गुजरपुरा का, अफसोसनाक आपके सामने है, उसमें भी एक बड़ी वजह यही थी कि कोऑर्डिनेशन जो है नंबर्स का किसी को नहीं पता था। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे सिस्टम्स, अब जैसे आप देखिए रेस्क्यू 1122 एक नंबर है, 15 पुलिस का दूसरा नंबर है, मोटरवे का तीसरा नंबर है, रिंग रोड्स का कोई चौथा नंबर है। तो ये बहुत पहले हो जाना, एयरपोर्ट्स का कोई और नंबर है वहाँ से अगर इमरजेंसी है तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जब ये सारे वाकयात देखे गए तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर अहकाम दिए हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द एक यूनिवर्सल नंबर के ऊपर सेट कर देंगे। तो आप उस नंबर को मिलाएंगे, जहाँ भी पाकिस्तान में होंगे इमरजेंसी के लिए वो रिस्पॉन्स का नंबर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया है और अगर पहले कभी नहीं हुआ तो बहुत ज़रूरी है कि अब ये हो जाए। ऐसा नंबर हो जो सारों को याद हो कि एनी इमरजेंसी कम वॉट में दिस इज़ द नंबर टू कॉल, जैसे 911 होता है। बिल्कुल जैसा 911 होता है, बल्कि हमें अपने मुल्क में इधर पाकिस्तान में बैठे हुए उनका 911 याद है। तो सोच ही लें आप। तो मोटरवे केस में ये बात बिल्कुल अभी आप भी मेंशन कर रहे थे, सामने आई थी कि इमरजेंसी हेल्पलाइंस वगैरह तो थी, लेकिन वो कॉल करने वालों को यहाँ से वहाँ घुमाती रही, हदूद और इख्तियार रात की बात चलती रही, बहुत वक्त ज़ाया हुआ। तो क्या इस नई सर्विस के क़याम के बाद ये मसला तो आपको लगता है ना, इनफैक्ट इन्हीं को तो हल करने के लिए हो रहा है? जी देखिए, ये मसला बहुत हद तक पड़ा ही इसलिए कि क्योंकि उनको सही नंबर का, और मैं होता तो मुझे भी शायद ना पता होता, आप होते तो आपको भी ना पता होता, क्योंकि नंबर इतने ज्यादा है ना। तो अब जब एक यूनिवर्सल नंबर होगा तो आप फोन करेंगे तो ये टेरिटोरियल इश्यूज नहीं होंगे कि जी आपने गलत नंबर पे फोन कर लिया, ये हमारा काम नहीं फलां का काम है। तो उस नंबर से आप, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली जब आप एक खास जगह से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 911 का नंबर जैसे अमेरिका में है, यहाँ पर हमारा जो इमरजेंसी का नंबर है, अगर आप सियालकोट में मिलाएंगे तो वो सियालकोट के लोकल उस ऑफिस में जाएगा। और इसी तरह से अगर आप किसी मोटरवे पे जाके मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मोटरवे के यूनिट पे जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी जगह पे जब आप मिलाएंगे तो रेलेवेंट लोग ही आपका फोन डायरेक्टली उठाएंगे। ये फायदा होगा इस यूनिवर्सल हेल्पलाइन का। वंडरफुल जी, होपफुली ये इस तरह हो भी जाए इम्प्लीमेंट। अब यहाँ एक और मसला है शहबाज साहब के सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ सिरे से 1112 जैसी सरकारी इमरजेंसी सर्विस है ही नहीं, बस कुछ प्राइवेट इदारे हैं जिनकी एम्बुलेंसों पे पूरा शहर चल रहा है। तो क्या यहाँ पहले इमरजेंसी सर्विसेज कायम करना ज़रूरी नहीं है? जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें तो हैंड इन हैंड हो सकती हैं ना, इसमें ये तो कोई सवाल नहीं कि वो ज़रूरी नहीं और पहले वो होना चाहिए, ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इमरजेंसी नंबर भी और इमरजेंसी सर्विस भी, ये दोनों जिन इलाकों में नहीं है वहाँ पर ये दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे कम से कम जो रिस्पांस का वक्त भी बचेगा, लोगों के लिए मुश्किलात भी कम होंगी और बहुत सारा हम इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी कम होंगे हमारे। बिल्कुल ठीक है गिल साहब, आपने बिल्कुल के साथ साथ हो सकता है। हाँ, तो एमी आपने सवाल कर दिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट और अगर ये हो जाए ना तो कमाल ही हो जाए। और ऑफ कोर्स उसके बाद वो जो आप सर्विसेज की बात कर रहे थे वो भी कायम हो जाए। मतलब इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि साथ साथ हम अभी तो हम ये इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमारा एक नंबर हो, लेकिन दुनिया कहाँ पहुंच गई है। सोचें, और ये सोच कभी कभार आती है ना कि कोई जी इमरजेंसी की सूरत हाल में आप डॉक्टर को याद करें या पैरामेडिक को याद करें और वो उड़ के वो झील सैफुल मुलूक के किनारे या फेरी मेडोज के बेस कैंप में, नांगा पर्वत के बेस कैंप में मौजूद हो, तो फिर वहाँ क्या होगा? मतलब उड़ के आएंगे ना, उड़ के कोई पहुंचेगा। तो ये एक ख्वाब सी बात लगती है ना कि आप जी सोचें कि ये हो जाए और वो उड़ के बंदा वहाँ पहुँच जाए। तो ये चीज़ होना स्टार्ट हो रही है। और अच्छा जी, ये पहले देख लें, आप हैरान तो हो ही गए होंगे जनाब, एम्बुलेंस नहीं, बस इमरजेंसी कॉल पर कोई उड़कर जाए, वकूआ पर पहुंच जाए और फौरी इलाज या फिर मदद पहुंचा दे। इस किस्म की कोशिश कहीं और नहीं, बरतानिया में की जा रही है। और इस टेस्ट में सिर्फ 90 सेकंड्स में
फ्लाइंग डॉक्टर इमरजेंसी की जगह पर पहुंच गए, लेकिन इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है कि डॉक्टर को उल्टा डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़ जाए ना। नहीं तो डॉक्टर को पायलट भी होना ज़रूरी होगा, मतलब उसको 2 डिग्रियां चाहिए होंगी। लेकिन ये तो खैर हम मजाक कर रहे हैं, बट जस्ट द आइडिया कि ये सोच अब जो है, पहले तो सोचते थे ना कि ये हो जाए, अब उस सोच को आप प्रैक्टिकल में तब्दील कर रहे हैं और ये वीडियो भी इसीलिए बनाई गई है। दिस माइट बिकम द नॉर्म। इस वीडियो को आप जरा फुल स्क्रीन करें क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है और देखना है कि ये किस तरह से, ओह माय गॉड, लुक एट दैट, उड़ते उड़ते जा रहा है। लेकिन उसने अपनी मेडिकल सप्लाईज भी कहीं पीछे बैग में डाली होंगी ना हुमा। और आप देखें कि आप क्लोज थोड़ा सा आएगा ना तो लेक डिस्ट्रिक्ट है यूनाइटेड किंगडम का, फ्लाइंग टू रेस्क्यू, हाथों में वो प्रेशर पंप्स हैं, आप देखें। हाँ बिल्कुल, लो फ्लाइंग भी हो रही है, आपको देखें ज़्यादा हाइट पे नहीं गए, लो फ्लाइंग है, तो लिहाजा कोई माल फंक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठा करके गिरेंगे भी नहीं, नीचे ही होंगे, लैंड कर जाएंगे। हाथों में वो जाहिर है जैसे नहीं तो तूने 30-90 सेकंड में पहुंच तो जाएंगे, उसके बाद ये सारा घेर उतारने में आधा घंटा नहीं लग जाएगा इनको? हाथों पे जो मोटर लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, नहीं कोई होगा इंतजाम कि थोड़ा जल्दी उतर जाएंगे। देख के भी तो तसल्ली हो जाती है कि कोई मदद के लिए आ गया। किस किस्म की बात है? मेरा सिर्फ दिल चाह रहा है कि मैं उड़ूं, उसके बाद मदद वगैरह किसी को चाहिए तो वो भी कर ही देंगे। ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इस फ्लाइंग गियर, फ्लाइंग सूट में जरा इंटरेस्टेड। ऑलवेज, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग। अच्छा आगे, मतलब आइसोलेटेड जो इलाके हैं ना, वैसे उस पर वाकई ये चीज़ बड़ी मददगार साबित हो सकती है। अभी तो बरतानिया में भी चेक हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या